हेलो एवरीवन। अब जो है हम हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 से लेके 18 तक के प्रोविजन जो चैप्टर 4 में दिए गए हैं, अब उनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। अब जब हमने सेक्शन 9 सेक्शन 10 पढ़ा। सेक्शन 9 में जो है दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के बारे में बात किया गया है, और उसके बाद सेक्शन 10 में न्यायिक पृथक्करण जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बात किया गया। ठीक है। अब जो है अब हम शुरू करते हैं सेक्शन 11 और सेक्शन 12 को पढ़ना। ठीक है। और सेक्शन 11 सेक्शन 12 के पढ़ने के बाद जो हम डाइवोर्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो सेक्शन 11 और सेक्शन 12 जो है दो चीजों के बारे में बात करता है। सेक्शन 11 जो है शून्य विवाह, जिसे हम वाइड मैरिज के बारे में बात करता है, और सेक्शन 12 जो है शून्य करणी विवाह, जो वाइडेबल मैरिज के बारे में बात किया गया है। सेक्शन 11 में वो कंडीशन बताई गई है जिसके अंतर्गत अगर कोई पर्सन जो है विवाह करता है तो माना जाएगा उसका विवाह शून्य है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशन बताई गई है। सेक्शन 11 में जो है सेक्शन 11 में बताया गया है कि ये तीन कंडीशन, सेक्शन 11 में ऐसी तीन कंडीशन बताई गई है जिसमें अगर उस कंडीशन को कोई फॉलो करता है तो उसका विवाह जो है शून्य घोषित हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने जब कंडीशन ऑफ मैरिज जब पढ़ा रहा था तो मैंने विवाह को तीन भागों में बांटा। पहला क्या बात है, वैलिड विवाह, वैध विवाह। सेकेंड जो है वाइड विवाह, शून्य विवाह। थर्ड जो है वाइडेबल विवाह, शून्य करणी विवाह। शून्य करणी विवाह वो होता है जिसको हम शून्य करणी मतलब भविष्य में उसको जो है शून्य घोषित करा सकते हैं। अभी वैलिड है, जब उसको हम न्यायालय के द्वारा उसको शून्य घोषित करा देंगे तो विवाह की मान्यता उसमें खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो हम शून्य विवाह को देखते हैं। शून्य विवाह सेक्शन 11 जो है बताता है कि शून्य विवाह हम उसको मानेंगे जो इन निम्नलिखित तीन कंडीशन को फॉलो करेगा। सेक्शन 5 में जो है सेक्शन 5 का सब क्लास 1, सेक्शन 5 का सब क्लास 4, सेक्शन 5 का सब क्लास 5। ठीक है। सेक्शन 5 का सब क्लास 5 ये बताता है कोई विवाह जो है बहुविवाह करता है। बहुविवाह मतलब कि एक से अधिक विवाह, द्विविवाह या बहुविवाह बोल सकते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जो है एक जीवित पत्नी के रहते या एक जीवित पति के रहते जो है अगर दूसरा विवाह करता है तो उसका दूसरा विवाह जो है शून्य विवाह घोषित होगा। ठीक है। और इसी एक्ट का जो है सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट का जो है सेक्शन 17 जो है दुर्विवाह के लिए दंड का प्रावधान करता है। ये सेक्शन 17 जो है सेक्शन 17 बताता है कि अगर कोई भी पर्सन जो है जो दुर्विवाह का अपराध करता है उसको जो है आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत दंडित किया जाएगा। 494 में बताया गया कि कोई अगर जीवित पति या पत्नी के रहते कोई दूसरा विवाह करता है उससे 7 वर्ष के लिए ये दंड और जुर्माने तक का प्रावधान है। 495 में जो है 10 साल तक का दंड जुर्माने का प्रावधान है, जिसमें जो है अपने प्रथम विवाह को छुपा के कपट पूर्वक दूसरा विवाह करता है तो उसमें 10 साल तक का सजा का प्रावधान है। ठीक है। अब सेक्शन 5 का सब क्लास 4 जो है प्रतिष्ठित नातेदारी की बात करता है। अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी करता है, जैसे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है, सिस्टर के भाई के लड़की से शादी, ठीक है, भाई के सिस्टर से शादी या फिर माँ के सिस्टर के लड़की से शादी या माँ के भाई ब्रदर से शादी, मतलब जो भी प्रोहिबिटेड रिलेशन जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था वहां पर प्रोहिबिटेड रिलेशन क्या है। तो जो भी प्रोहिबिटेड रिलेशन में शादी करता है उसका विवाह जो है शून्य होता है। फिर जो है जो स्वपिंड में विवाह करता है, सेक्शन 5 का सब क्लास 5 बताता है जो स्वपिंड में शादी करता है उसका भी विवाह शून्य माना जाएगा। तो सेक्शन 11 तीन कंडीशन को बताता है। पहला कंडीशन क्या है, बहुविवाह अगर कोई करता है तो शून्य होगा। कोई अगर प्रतिष्ठित नातेदारी में विवाह करता है तो शून्य घोषित होगा, और कोई अगर स्वपिंडा में शादी करता है तो उसका विवाह शून्य माना जाएगा। प्रतिष्ठित नातेदारी और स्वपिंडा में अगर कोई विवाह करता है तो उसको हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 18 जो है वहां पे दंड का प्रावधान दिया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 18B को जब हम देखेंगे वहां पे बताया गया है कि कोई भी अगर स्वपिंडा में या फिर कोई प्रतिष्ठित नातेदारी में अगर कोई विवाह करता है तो उसे 1 माह तक का सादा कारावास या फिर 1000 रुपए तक का जुर्माना
या फिर जो है दोनों के प्रावधानों से दंडित किया जाएगा और उसका विवाह जो है शून्य घोषित होगा। लेकिन इन दोनों का अपवाद है। इन दोनों का अपवाद क्या है? इन दोनों का अपवाद है कोई अगर रूढ़ी और प्रथा हो उस परिवार को, उस समुदाय में शादी करने की, तो ये इसके अंतर्गत अपवाद आते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 11 को देखने के बाद जो है हम और उन कंडीशन को देखते हैं जहां पे विवाह शून्य घोषित होगा। तो एक कंडीशन और है जहां पे अनुष्ठान की बात की गई है। ठीक है, जब हम अनुष्ठान को फॉलो नहीं करते हैं तो वहां पे भी विवाह शून्य घोषित होगा। जैसे अगर किसी विवाह में जो है सप्तपदी या पाणी ग्रहण आवश्यक है, वहां पे जो है हमने सप्तपदी या पाणी ग्रहण के अनुष्ठान को नहीं फॉलो किया तो वहां पे जो है विवाह शून्य घोषित होगा। ठीक है, और ये अनुष्ठान वर या वधु किसी भी तरफ से एक अनुष्ठान भी अगर फॉलो हो जाता है तो विवाह को जो है पूर्ण मान लिया जाएगा। लेकिन उस आवश्यक अनुष्ठान को जो विवाह के लिए आवश्यक है अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता तो विवाह शून्य हो जाएगा। ठीक है, और इसी का हिंदू मैरिज एक्ट का जो है सेक्शन 15 जो है ये बताता है, ये भी बताता है कि अगर सेक्शन 15 के कंडीशन को फॉलो नहीं किया गया तब भी विवाह शून्य हो जाएगा। सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 कहता है कब तलाक प्राप्त व्यक्ति विवाह कर सकेगा। मतलब कि जब किसी ने तलाक डाइवोर्स फाइल किया, ठीक है, उसको निचली अदालत से तलाक हो गया, लेकिन उसके अपील के अधिकार अभी सुरक्षित है। तो जब तक अपील के अधिकार सुरक्षित हैं या फिर जब तक उसने अपील किया और अपील को रद्द न कर दिया जाए तब तक वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता। मतलब कि लंबित मुकदमे के दौरान कोई भी विवाह जो है अगर करता है तो उसको जो है शून्य घोषित किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि जब तक आपका तलाक संपूर्ण रूप से शून्य घोषित न हो जाए और न ही कोई ऐसा अधिकार आपको बचा रहे कि जिसमें आप अपील कर सके, तब तक आप जो है कोई अगर विवाह करते हैं तो आपके विवाह को जो है शून्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो हम जो है शून्य विवाह के 5 कंडीशन को देखते हैं। शून्य विवाह में कितने कंडीशन होंगे? 5 कंडीशन। पहला क्या होगा? बहु विवाह कोई करता है तो शून्य विवाह होगा। प्रतिष्ठित नातेदारी में कोई विवाह करता है तो शून्य विवाह होगा। कोई शौपिंडा में शादी करता है तो शून्य विवाह होगा। कोई अनुष्ठान को फॉलो नहीं करता है तो शून्य विवाह होगा। और कोई सेक्शन 15 के प्रोविजन को फॉलो नहीं करता है तब वो शून्य विवाह होगा। मतलब कि जब तक संपूर्ण तलाक न हो जाए उसके दौरान भी अगर कोई विवाह कर लेता है तो शून्य विवाह होगा। भले बाद में तलाक उसका स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन उस तलाक स्वीकार न होने तक जो अगर किसी ने विवाह किया तो उस विवाह को भी शून्य ही माना जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है रमेश चंद्र वर्सेस राम प्रताप जी वर्सेस रामेश्वरी रमेश चंद्र। ठीक है, रमेश चंद्र राम प्रताप जी वर्सेस रामेश्वरी रमेश चंद्र, ये 2003 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या हुआ था इसका मैं थोड़ा फैक्ट बता देता हूं। इसमें पति पत्नी ने जो है आपसी प्रथा और रूढ़ी के तहत जो है एक छोड़ा छोड़ी, मतलब कि आपस में तय करके छोड़ देना, ठीक है, उसके तहत इन्होंने जो है विवाह को अपने विवाह को तोड़ लिया। ठीक है, उस विवाह को तोड़ने के बाद इन्होंने न्यायालय से डिक्री नहीं लिया डाइवोर्स का, तो उसके बाद जो है इन्होंने जो है जो वधु थी, मतलब जो महिला थी, वो दूसरा शादी करने लगी। तो वर ने जो है केस फाइल किया कि ये अभी इसका विवाह जो है शून्य नहीं है और ये 2 विवाह जो है करने जा रही है। तो न्यायालय ने यह माना कि न्यायालय में जब महिला गई तो न्यायालय ने उस प्रथा और रूढ़ी का जो है सबूत नहीं दे पाई जहां पे छोड़ा छोड़ी के तहत जो है विवाह को मान्यता, विवाह विच्छेद किया जा सकता है। तो वहां पे जो है न्यायालय ने यह माना कि महिला को जो है द्वितीय विवाह करने का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो है आप अगर दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो पहले विवाह को शून्य कराना जरूरी है। ये सारे प्रोविजन जो है ये शून्य विवाह हो गया। अब आप लोग जो है शून्य विवाह को अच्छे से समझ लिए होंगे। शून्य विवाह की 5 कंडीशन है। पहला बहु विवाह, दूसरा प्रतिष्ठित नातेदारी, फिर थर्ड जो है सपिंडा, फोर्थ जो है अनुष्ठानों का फॉलो होना, और 5वां जो है सेक्शन 5 के प्रोविजन को फॉलो ना करना। ठीक है, अगर ये 5 कंडीशन, सेक्शन 5 नहीं, सेक्शन 15 के प्रोविजन को फॉलो ना करना, तो अगर ये 5 कंडीशन होती है तो वहां पे विवाह जो है शून्य विवाह माना जाएगा। अब शून्यकर्णी विवाह के बारे में देख लेते हैं।
शून्यकर्णी विवाह वह विवाह होता है जिसे हम न्यायालय के डिक्री के द्वारा शून्य घोषित करवा सकते हैं। जब तक हम उसको न्यायालय के द्वारा उसको शून्य घोषित नहीं करवा देते तब तक वो विवाह की कंडीशन जो है वैध विवाह के बराबर होगी। ठीक है, और जब हम न्यायालय उसको शून्य घोषित कर देगा तो फिर शून्य हो जाएगा। जब तक अगर जैसे कोई विवाह है उसमें कुछ कंडीशन ऐसे है कि जो भविष्य में जाके शून्य हो सकता है तो उसको हम जो है शून्यकर्णी विवाह बोलते हैं। अब देखिए वो कौन कौन सी कंडीशन है जो किसी विवाह को जो है शून्यकर्णी बनाती है। ठीक है, तो सेक्शन 12 में जो है शून्य विवाह के बारे में बात किया है। सेक्शन 12 जो है सेक्शन 12 जो है शून्यकर्णी विवाह के बारे में बात करता है। शून्यकर्णी विवाह में जो है सबसे पहली शर्त क्या होती है? नपुंसकता। ठीक है, अगर इस विवाह के अंदर जो है कोई भी पुरुष हो या चाहे महिला अगर नपुंसक होती है, ठीक है, तो वहां पे जो है विवाह जो है शून्यकर्णी विवाह होगा। ठीक है, अब देखिए नपुंसकता विवाह को शून्यकर्णी बनाता है, लेकिन दो अगर नपुंसक आदमी आपस में शादी करते हैं तो उन्हें शून्य विवाह घोषित किया। वो नपुंसक और शून्यकर्णी विवाह नहीं होगा। जैसे कोई महिला महिला आपस में शादी कर ले तो विवाह शून्य है, पुरुष पुरुष अगर आपस में शादी कर ले तो विवाह शून्य है। ठीक है, इसी तरीके से दो नपुंसक आदमी अगर आपस में शादी कर ले तो विवाह शून्य है। तो नपुंसकता जो है किसी महिला या महिला या किसी पुरुष के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो विवाह को जो है शून्यकर्णी माना जाएगा। ठीक है, अब जो है इसका सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड कंडीशन बोलता है कि जो भी विवाह के पक्षकार हैं, जो भी विवाह की पार्टीज है, मैरिज के पार्टी जो भी है, मैरिड की पार्टी जो है, वो सेक्शन 5(2) के प्रोविजन को फॉलो नहीं करते हैं। सेक्शन 5 सब क्लास 2 के बारे में मैंने बताया था। सेक्शन 5 के सब क्लास 2 के बारे में वो कंडीशन बताई गई कि इसको फॉलो करने पे विवाह वैलिड विवाह होगा। तो ये बताता है सेक्शन 12 का सब क्लास 2 जो है ये सेक्शन 5 के सब क्लास 2 के प्रोविजन को मान्यता देता है कि अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया गया तो विवाह जो है शून्यकर्णी होगा। तो ये कौन कौन सी चीजें हैं? पहला क्या है? चित्त विकृत व्यक्ति के कारण सहमति न दे सके, मतलब किसी ऐसे पर्सन से उसकी शादी हो गई जो इतना अनसाउंड माइंड है कि वो सहमति देने में सक्षम नहीं है। ठीक है, या फिर माइनर है इतना कि वो सहमति देने में सक्षम नहीं है, तो वहां पे किया गया विवाह जो है शून्यकर्णी विवाह होगा। ठीक है, सेकंड क्या है? सहमति देने में समर्थ है, मतलब हां नहीं बोल सकता कि मैं विवाह करूंगा विवाह नहीं करूंगा, पर उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह विवाह के क्या शर्तें हैं, विवाह की क्या कंडीशन, विवाह किस लिए किया जाता है उसको न समझे और संतान उत्पत्ति करने में सक्षम हो। ठीक है, मतलब कि संतान उत्पत्ति कैसे किया जाता है उस चीज को न समझे और विवाह को न समझे, तो हम जो है इस कंडीशन में भी विवाह को शून्यकर्णी मानते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है? उन्मत्तता का दौरा, मतलब उसे बीच बीच में पागलपन का दौरा पड़ता है, तो वहां पे जो है हम उसको मानते हैं कि विवाह शून्यकर्णी हो सकता है। फिर थर्ड क्या है? पहला क्या था? नपुंसकता। सेकंड क्या है? कोई पक्षकार जो है सेक्शन 5 के सब क्लास 2 के प्रोविजन को फॉलो न करता हो। फिर थर्ड क्या है? कपट द्वारा सहमति या बालक से प्राप्त सहमति। ठीक है, थर्ड ये बोलता है कि अगर कोई सहमति जो है जो बालक कपट के द्वारा प्राप्त कर लें। ठीक है, जैसे हम कोई इसमें ये इसको बीच में जो दौरे पड़ते हैं लेकिन हमने इसको बताया नहीं। ये प्रथम ये क्या बोलते हैं, ये किसी रोग से पीड़ित, हमने उसको छुपा लिया। ठीक है, मतलब कपट के द्वारा अपनी जाति भी छुपा लेना, अपने धर्म को छुपा लेना, ये सब जो है कपट के द्वारा प्राप्त सहमति के अंतर्गत आएंगे। तो ये ऐसे विवाह भी शून्यकर्णी विवाह होंगे। या किसी बालक से प्राप्त सहमति, या इसके गार्जियन ने इसको सहमति दी, इसके तरफ से सहमति दे दी, तो इसको ये जब बड़ा होगा तो इसको अधिकार होगा कि वो सहमति को विवाह को शून्यकर्णी घोषित करा ले। ठीक है, अब उसके बाद जो है फोर्थ देखिए, फोर्थ जो है बताता है विवाह के समय गर्भवती होना। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन लास्ट में जो है फोर्थ है, ये बताता है विवाह के समय गर्भवती होना। ठीक है, तो अब ये 4 कंडीशन ऐसी है जहां शून्यकर्णी विवाह डिक्लेयर होती है। ठीक है, पहला क्या है? नपुंसकता। दूसरा, कोई पक्षकार सेक्शन 5(2) के प्रोविजन को फॉलो न करता हो। ठीक है, कपट द्वारा प्राप्त सहमति या बालक से प्राप्त सहमति। चौथा, विवाह के समय गर्भवती होना। अब शून्यकर्णी विवाह तो ये सब चीजें हो गई, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। ऐसा नहीं कि आपको कपट के बारे में जानकारी थी तब भी आपने शादी कर लिया।
तो विवाह शून्यकर्णी विवाह नहीं होगा, क्योंकि आपने कपट में सहमति दी, आपने उसकी मौनकुलता से उसको स्वीकार किया। और सेकंड क्या है कि जब आपको पता चला कि ये कपट हुआ हमारे साथ, उसके बाद भी आप 1 साल तक जो है केस फाइल नहीं करते हैं शून्यकर्णी विवाह को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है। और ये गर्भवती वाले में, अगर वो गर्भवती थी या शादी के समय आपको पता था गर्भवती थी, या जब आपको पता चला कि वो गर्भवती है उसके बावजूद आपने उसके साथ सहवास कर लिया, तब भी विवाह को शून्यकर्णी नहीं माना जाएगा, वैध विवाह माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई दोषी है, उस दोष को आपने जानते हुए स्वीकार कर लिया, तो उसका मतलब कि आपने उसके दोष को माफ कर दिया और आपका विवाह जो है वैलिड है। तो सेक्शन 12 का जो है सेक्शन 12 का सब क्लास बी जो है, वहां पे वो प्रोविजन के बारे में बताया गया है कि किन परिस्थितियों में शून्यकर्णी विवाह माना जाएगा, किन परिस्थितियों में शून्यकर्णी विवाह नहीं माना जाएगा। ठीक है। मतलब अगर शून्यकर्णी विवाह को डिक्लेयर करना तो इसके कुछ अपवाद भी होंगे। ऐसा नहीं कि कोई शादी के पहले गर्भवती थी, आपको पता था, आपने शादी कर लिया, उसके बाद आप कहें कि नहीं मुझे उसके साथ शादी तोड़नी है। ठीक है। तो अब जो है मैं इसके सेक्शन 12 के शून्यकर्णी विवाह के जो आगे के प्रोविजन है, मैं उनके बारे में भी आपको बताता हूं। ठीक है। शून्य विवाह और शून्यकर्णी विवाह क्या है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। शून्य विवाह वो है जो ये 5 कंडीशन, बहुविवाह, प्रतिसिद्ध नातेदारी में विवाह, सपिंडा, अनुष्ठान को फॉलो न करना, सेक्शन 5 के प्रोविजन को, सेक्शन 15 के प्रोविजन को फॉलो न करना, शून्य विवाह। शून्यकर्णी विवाह, पति या पत्नी का नपुंसक होना, कोई पक्षकार जो चित्त विकृत के पागल, मतलब कि कोई भी अनसाउंड माइंड हो, कोई सहमति देने में समर्थ न हो। ठीक है। कोई उन्मत्तता का दौरा पड़ता हो, कपट द्वारा प्राप्त सहमति हो, और विवाह के समय पत्नी का गर्भवती होना। ठीक है। अब ये जो है शून्य विवाह, शून्यकर्णी विवाह हो गए। अब शून्यकर्णी विवाह के आगे के प्रोविजन, किन किन कंडीशन में हम शून्यकर्णी विवाह को जो है कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित करा सकते हैं, किन कंडीशन नहीं करा सकते, इसको प्रोविजन को हम आगे देखते हैं। ठीक है। इसको हम साफ कर देते हैं। वैधव्य विवाह सेक्शन 12 में जो है, अब हम जो है देखना शुरू करते हैं सेक्शन 12 के सब क्लास 2 में। इसमें याचिका को दायर करने की शर्तों के बारे में बताया गया है, किस कंडीशन में याचिका दायर होगी, और गर्भवती होने पे अगर विवाह होता है तो वहां पे क्या शर्तें फॉलो होगी। ठीक है। तो हम सेक्शन 12 का जो है सब क्लास 2 देखते हैं, किसमें बताया गया है कि जब हम सेक्शन 12 के सब क्लास 1 सब क्लास सी में जो है, जहां पे सहमति का बलपूर्वक, कपटपूर्वक द्वारा प्राप्ति की गई है या किसी तत्वों को छुपा के प्राप्त की गई है, वहां पे जो है तो वो कौन सी कंडीशन होगी जो याचिका दायर करते समय उसको फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये बताया गया है कि सहमति का बलपूर्वक या कपटपूर्वक दी गई है या ली गई है। ठीक है। वहां पे जब उसको पता चलता है, मतलब कि अगर पति ने या पत्नी ने जो है किसी कपटपूर्वक या बलपूर्वक जो है सहमति दी थी, इस बारे में जब दूसरे पक्षकार को पता चलता है, उसको पता चलने पे 1 वर्ष के अंदर अगर जो है वो विवाह को अकृत करने की याचिका दायर करता है, तो वहां पे उसकी याचिका जो है स्वीकार की जाएगी। ठीक है। मतलब जब आपको कपट के बारे में पता चला, ठीक है, तभी आप जो है उसके 1 साल के अंदर जो है सहमति को उस 1 साल के अंदर जो है आप याचिका दायर करिए। सेकंड क्या है, सेकंड बोलता है सहमति का बलपूर्वक या कपटपूर्वक ली गई है, इसका पता चल गया, उसके बावजूद भी पक्षकार जो है पति पत्नी के रूप में रहते हैं, तब भी याचिका दायर नहीं होगी। ठीक है। तो अब देखिए सेक्शन 12 सब क्लास 2 जो है ये बताता है, सेक्शन 12 सब क्लास 2 का क्लास ए जो है सब क्लास ए ये बताता है सेक्शन 12 के सब क्लास 1 के सब क्लास सी को ये के बारे में बताता है कि अगर वहां पे सहमति बलपूर्वक या कपटपूर्वक ली गई थी, तो वो सहमति जो है जैसे ही आपको पता चले, ठीक है, उसके बाद जो है 1 साल के अंदर जो है आप याचिका दायर करिए विवाह को अकृत घोषित कराने के लिए। ठीक है। और सेकंड, अगर आपको पता चल गया और उसके बावजूद भी आप पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, तो भी याचिका दायर नहीं होगी।
ठीक है, इससे समझ में आ गया। इसमें एक केस है राजेंद्र सिंह वर्सेस श्रीमती प्रमिला सिंह। इसमें जो है पत्नी ने एडवर्टाइज दिया विवाह के लिए, ठीक है, पति ने उसको देखा और दोनों जो है आपस में शादी किए, और शादी के बाद पता चला कि पत्नी जो है पहले से तलाकशुदा है। तो न्यायालय ने यहां पे ये माना कि अपने पूर्व विवाह को छुपाना भी जो है वो भी एक कपट के श्रेणी में आएगा। तो यहां पे पत्नी को दोषी मानते हुए इस विवाह को जो है शून्य घोषित किया गया। ठीक है, अब जो है सेकंड देखिए, सेक्शन 12 का सब क्लास डी है, सॉरी सेक्शन 12 का सब क्लास 1 का क्लास डी जो है, जहां पे ये बताया गया अगर ऐसे पत्नी से विवाह करते हैं जो शादी के पूर्व से गर्भवती है, तो उसमें कब कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब हम याचिका दायर कर सकते हैं। तो उन कंडीशन के बारे में कहां बताया गया है, सेक्शन 12 के सब क्लास 2 के डी पार्ट में जो है बताया गया है कि वो परिस्थितियां कौन सी है जब याचिका दायर करने के लिए आवश्यक होती हैं। पहला क्या है, तथ्यों से विवाह के समय अनभिज्ञ था, मतलब कि ये पति को साबित करना पड़ेगा कि जिस समय उसने विवाह किया वो इस तथ्य से कि वो महिला पहले से गर्भवती है इसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी। अगर उसको जानकारी थी उसके बावजूद उसने विवाह किया तो केस फाइल नहीं कर सकता है। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड कर रहा है इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व, अगर इस एक्ट के जो है लागू होने से पूर्व अगर कोई विवाह किया गया है तो इस अधिनियम के लागू होने के बाद 1 साल के अंदर जो है केस फाइल करना पड़ेगा विवाह को शून्य घोषित करने के लिए। ठीक है, थर्ड कर रहा है कि जैसे उसको पता चला कि वो महिला जिससे उसने शादी किया है वो गर्भवती है, उसके बाद जो है उसके साथ वो इंटरकोर्स करना, संभोग करना बंद कर दे। अगर संभोग करना बंद नहीं करता है तो वो विवाह को शून्य घोषित करने के लिए केस फाइल नहीं कर सकता है। मतलब जैसे ही पता चला कि आपने उस महिला के साथ विवाह किया है जो विवाह के पहले से गर्भवती है, तो वहां पे जो है आप उसको उसी दिन से संभोग करना बंद कर दीजिए और उसके बाद जो है तभी आप केस फाइल कर देंगे। अगर आपको पता चलने के बाद भी आप उसे सहवास को लगातार चालू रखते हैं तो वहां पे जो है विवाह को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक चीज और भी है, इसमें एक चीज और प्रूफ करनी पड़ती है कि क्या विवाह के पहले भी आपका महिला से संपर्क था। ठीक है, अगर विवाह के पहले भी अगर उस महिला से आपका संपर्क रहा, उससे गर्भवती होने के बाद आपने शादी किया, तो आपको यह प्रूफ करना पड़ेगा कि ये बच्चा मेरा नहीं है। ठीक है, इसी टाइप का एक केस है सुशील कुमार वर्सेस मिंटू कुमार, ये राजस्थान हाई कोर्ट का केस है, 2012 का केस है। इसमें विवाह के बाद जो है 6 माह के अंदर जो है बच्चे का जन्म हुआ। महिला ने यह कहना शुरू किया कि बच्चा जो है हमारे पति के द्वारा ही है। तो उस बच्चे का डीएनए टेस्ट हुआ, उस डीएनए टेस्ट से यह प्रूफ हुआ कि इस बच्चे का जो पिता है उसका पति नहीं है। तो वहां पे न्यायालय ने इसको जो है शून्य की विवाह की अकृतता की डिग्री जो है दे दी। ठीक है, अब सेकेंड केस देखिएगा, बलदेव राज मिगलानी वर्सेस श्रीमती उर्मिला कुमारी, 1979 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या था कि 8 अक्टूबर 1962 को जो है विवाह संपन्न हुआ। ठीक है, पति पत्नी थे, उनके बीच जो है 8 अक्टूबर 1962 को जो है उनका विवाह संपन्न हुआ। 30 अक्टूबर 1962 को पति को पता चला कि पत्नी जो है गर्भवती है, और जैसे उसको पता चला उसने जो है सहवास करना बंद कर दिया। उसके बाद जो है 20 मई को, उसके बाद जो है 20 मई को पता चला, 20 मई 1963 को पता चला, मतलब कि विवाह कब हुआ था, 8 अक्टूबर को, पता कब चल रहा है, मई में, मतलब 7 माह में लगभग
7 माह में बच्चे का जन्म होगा। ठीक है, तो वहां पे जो है 20 मई को जो है 20 मई 1963 में जो है बच्चे का जन्म हुआ। तो उसके बाद जब से ही बच्चे का जन्म हुआ तो तब इसने सवास बंद कर दिया था, केस फाइल कर दिया था। पत्नी कहती थी ये बच्चा इसी का है। ठीक है, तो न्यायालय ने जो है माना कि जो 7 माह में ये बच्चा हुआ है वो बच्चा जो है पति का नहीं है, और यहां पे जो है विवाह की अकृतता की डिग्री पास कर दी गई। ठीक है, मतलब क्या था, कहने का मतलब ये था कि जब उसको 30 अक्टूबर को पता चला उसी दिन उसने जो है सहवास करना बंद कर दिया। अगर ये सहवास करना चालू रखता तो इसके विवाह को शून्यकर्णी घोषित या शून्य घोषित न किया जाता। ठीक है, तो अब सेक्शन 12 भी पढ़ चुके हम लोग, सेक्शन 11 भी पढ़ चुके हैं, सेक्शन 9 भी, सेक्शन 12 भी। ठीक है, अब जो है हम जब वैवाहिक अनुतोष की बात करते हैं, वैवाहिक अनुतोष हमें 4 वैवाहिक अनुतोष मिले हुए हैं। पहला क्या है, विवाह की प्रतिस्थापना। सेकंड क्या है, न्यायिक पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन। थर्ड क्या है, थर्ड है विवाह को शून्य घोषित करना है, शून्यकर्णी घोषित करना, सेक्शन 11 और सेक्शन 12। अब फोर्थ क्या है, तलाक। तलाक के बारे में हम विस्तृत तरीके से उसको पढ़ेंगे। मैंने सेक्शन जब 10 पढ़ाया था वहां पे उन आधारों को बताया था जहां जिसके बेसिस पे जो है तलाक होते हैं। अब जो है उन आधारों को हम एक एक चीजों को, जैसे जो 11 आधार हैं वहां पे, अब तो 10 बचे हैं, एक लेप्रेशिया कोड को हटा दिया गया है। तो अब उन 10 आधारों जो है हम विस्तृत तरीके से अलग अलग उनको पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला सेक्शन 12 हम पढ़ना शुरू करते हैं, सॉरी सेक्शन 13 पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें तलाक के बारे में बताया गया। तलाक के लिए प्रोविजन आपका सेक्शन 13 है, 13A है, 13B है, फिर 15 को भी देखेंगे हम, और फिर ठीक है